हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th भौतिक विज्ञान का न्यू पेपर पैटर्न पर आधारित एक मॉडल पेपर, यानी कि इसका जो मॉडल पेपर का पेपर पैटर्न रहने वाला है वो न्यू मॉडल पेपर जो है उसके पेपर पैटर्न पर आधारित है। इस पूरे मॉडल पेपर को हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे करना रहता है, कॉपी पर हमें हर एक क्वेश्चन कैसे लिखना रहता है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। एक एक पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको ताकि बोर्ड एग्जाम में जो आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे वहां पर आपको कुछ हेल्प मिल सके। क्योंकि बच्चों आपको पता है कई सारे मॉडल पेपर के अंदर में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करने, वो आप ऑल सब्जेक्ट के सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स का आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। 15 मिनट मोस्टली रीड करने के लिए होते हैं क्वेश्चन पेपर को। आपका जो पूर्णांक रहता है आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स का रहता है, 70 मार्क्स का। यहाँ पर 23 यहाँ पर बच्चों आपको 23 मार्क्स मिनिमम लाना रहता है जब आप पास होने के लिए। पास आउट होने के लिए आपको मिनिमम 70 में कम से कम आपको 23 नंबर लाना रहता है। प्लस 30 नंबर का यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होता है। 70 और प्लस 30 को हम जोड़ेंगे तो आपका 100 नंबर का पूरा पेपर होता है, ऐसे आप समझ लीजिए। लेकिन 30 नंबर का आप जो प्रैक्टिकल करेंगे एग्जामिनर और आपके कॉलेज की तरफ से रहते हैं, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जिसकी मॉडल पेपर कैसे आपको फाइल बनानी है, कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, कैसे वाइवा देना है, वो सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपको अगर वहाँ पर हेल्प चाहिए तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो आइए मैं इस पूरे पेपर को हल करेंगे और आपको क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे पता होना चाहिए, आपको अपनी पूरी कॉपी जो आपको इस तरीके की कॉपी मिलेगी, इस बार कॉपी का कलर चेंज होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। यानी कॉपी कैसे भी मिले आप पहले अच्छे से कॉपी को भरेंगे, हर एक चीज़ को विधिवत तरीके से भरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चांस रखना है कि कॉपी में कोई भी काटपीट नहीं करनी है। अब बच्चों जो पूरा पेपर है इसमें आपके कुछ दिशा निर्देश दिए रहते हैं, इसके अनुसार आपको पेपर करना रहता है। यानी कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं विद्यार्थी जो भी होता है परीक्षार्थी उसको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, दिए जाते हैं। तो और इसमें साथ साथ कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऐसा नहीं इसमें कोई प्रश्न आप छोड़ दें, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आप ऐसा मत समझना कि कह रहा है कि आपका जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, तो इस हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया उस क्वेश्चन के अंतर्गत 2 क्वेश्चन हो अथवा में करके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ना कि अथवा वाले दोनों करना, कोई एक क्वेश्चन करना उसका जो भी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लेना। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। ये जो आपका प्रश्न पत्र है, जो आपका पेपर, इसमें टोटल जो खंड है वो 5 हैं। आ खंड है, बा खंड है, सा खंड है और दा खंड है और या खंड है, पूरा खंड है। आप इनको पढ़ लेना, पूरा डिस्क्लेमर दिया गया है। तो देखिए बच्चों हमारा खंड आज जो शुरू होता है यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और यहीं से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का खंड शुरू होता है। अब आप क्या करेंगे, देखो आपको बोर्ड की जो कॉपी मिलेगी उसका पहला पेज आप इस तरीके से पलटेंगे। इस पहले पेज पर आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले इस पेपर को, आज पेज को आपको लाइनिंग करनी है। आपको साइड से लाइनिंग करनी है इस तरीके से, देखो इस तरीके से आपको लाइन खींच लेनी है। और आपको लाइन कैसे खींचनी है, डबल लाइन खींचनी है बच्चों। और बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन छोड़ देते हैं और क्या करते हैं फिर वो इधर भी नहीं खींचते हैं, उधर ही खींच लेते हैं। तो मैं कहता हूं बच्चों कम से कम इतनी जगह छोड़कर आप इधर भी लाइन खींचेंगे पेपर के दोनों तरफ। क्या करेंगे, पेपर के दोनों तरफ आप लाइनिंग करेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे। और लाइन आपको ज़्यादा से होना है कि डबल लाइन कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इससे क्या होता है जब आप दूसरी कॉपी लोगे, जब उस कॉपी को बांधोगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो अब आपको एक आपकी कॉपी हो गई। अब यहाँ पर आपको डालना है क्या, सबसे ऊपर क्या डालना है बच्चों, यहाँ पर डालना है खंड। ये कौन सा खंड है बच्चों, आ खंड है। आपको इधर डालना है खंड आ। ठीक है, क्या करना है, खंड आ डालना है। इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी। आप ब्लैक स्केच ले जा सकते हैं, आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन ऐसे कर देंगे। यानी कि आपका ये जो खंड है एक खंड आ हो गया आपका। ठीक है, अब इस खंड आ के आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। अब प्रश्नोत्तर संख्या क्या है बच्चों, आपकी 1 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आप हल कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसके नीचे भी आप एक अंडरलाइन इस तरीके से कर देंगे।
ठीक है, अंडरलाइन कर दी। आप थोड़ा साइड में अंडरलाइन करेंगे, आप पटरी रख के कर लेंगे तो आपकी अंडरलाइन जो है थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम कौन सा खंड खा जो खंड जो है वो हम कौन सा का वाला सॉल्व करेंगे। तो इधर हम लिख देंगे हम कौन सा खंड का सॉल्व करें, का खंड को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें पता है बच्चों क्वेश्चन नंबर का जो खंड का है इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसको देख लो। इस पेपर को इधर रखिए, इसको देखो। यहां पर पूछा जा रहा है ई गतिक ऊर्जा, ई जो है गतिक ऊर्जा है कि एक कण का लुईस दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, तो आप चाहें तो इसको हल कर लीजिए। ठीक है, वैसे देखो इसमें क्या होगा, इसका हमारा पहला वाला विकल्प सही है। देखो इसका फर्स्ट विकल्प सही है, तो हम नीले पेन से ऐसे लिख देंगे फर्स्ट। का में हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट सही है। अगर आप इसको जब हल करोगे, देखो बच्चों आपको कॉपी में नहीं लिखना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। जब आप इसको हल करोगे, जब हल करना है रहेगा तो आपको एक तरंगाग्र का सूत्र पता होना चाहिए। शायद लैम्डा इक्वल टू होता है H/P। ये वाला सूत्र है, इसकी सहायता से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे रखेंगे। अब बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर का जो का था उसका पहला में सही हो गया, तो हमने इसको इस तरीके से लिखे। अब आप चाहें सभी के इस तरीके से लिख दें या फिर आप खा ऐसे लिख देंगे, का खंड हो गया। अब हम लिखेंगे खा, और जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे उनको मैं जरूर सॉल्व कराऊंगा। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग bd, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका अनुगमन वेग bd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, विद्युत क्षेत्र जो है उसकी तीव्रता E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो ओम के नियम का अगर पालन कौन सा संबंध इसमें करता है, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E, ये वाला आपको करता है। यानी कि का खंड में हमारा जो खा खंड है इसमें ऑप्शन सी हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट है, तो हम इसमें लिख देंगे सी राइट, इस तरीके से। ठीक है, हो गया। अब बच्चों हमारा अगला पेज देखो, देखो अब हमारा गा खंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकीर्णन अल्फा कण का पथ होता है। देखो अब हमें क्या करना है, प्रकीर्णन अल्फा कण का जो पथ होता है वो कैसा होता है, तो वो पथ आपका अति प्रवलयाकार होता है। हम इधर लिखेंगे गा खंड, और गा खंड का क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हमारा बच्चों है, चौथा, अति प्रवलयाकार। ठीक है, तो हम लिख देंगे इधर लिखेंगे IV हमारा सही है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे घा खंड, घा खंड को लिखेंगे इस तरीके से। अब हमारे देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस रंग में होती है, आपको पता होना चाहिए। मैंने कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया है कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम अधिकतम जो लेंस की फोकस दूरी की बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो वो आपकी लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसमें होता है। तो इसमें भाई हमारा कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है, तो हम इसमें भी लिख देंगे तीसरा सही है। अब गा हो गया, ठीक है, गा हो गया। अब हमें लिखना है अड़ाखा, ठीक है, ये वाला इसमें लिखेंगे। इसमें हमारा कौन सा सही है, देखो इसको पढ़ो पहले। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में बेशक्ति, देखो बेशक्ति या बे ऊर्जा भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर बेशक्ति दिया गया, आप बे ऊर्जा भी कह सकते हैं। वो कितनी होती है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो, केवल क्या हो, धारित्र हो, तो वे परिपथ में वे शक्ति यानी कि वे ऊर्जा कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए वे ऊर्जा कितनी होती है, P=0 रहेगी। आपका ऑप्शन V सही है। ठीक है, अगला देखो, अगला बच्चों हमारा चा क्वेश्चन चा खंड का है, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो इस क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप है, ये हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो हमें इसको कम से कम अति लघुत्तरी के आगे तो डालना चाहिए। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, दो बिंदु आवेश हैं उनको क्या किया गया, वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, समझो अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो बहुत हलवा है, अगर इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो आपको हो सकता है हार्ड लगे। देखो दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। अगर उनको वायु में रखते हैं एक निश्चित दूरी पर तो उनके बीच में 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है, याद रखना कितने न्यूटन का बल कार्य करता है, 80 न्यूटन का। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाता है, इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, देखो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब हम इसको लिखेंगे क्या, हल, हल लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एक सूत्र पता होना चाहिए। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम
कूलाम के नियम से या कूलाम का नियम से, ठीक है, का नहीं है, के कर लेना, आप काट पीट मत करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप के कर लेना, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या था, एक आपने सूत्र पढ़ा था, F = 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में आपने पढ़ा था R², ठीक है। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था और कूलाम के नियम से इसको हमने सिद्ध भी किया था। इस तरीके से, जिस तरीके से हम सॉल्व करें, इस तरीके से सॉल्व करना, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक, एक नंबर की तो बात छोड़ो, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। अब देखो, इस सूत्र हो गया। अब इसमें हमसे फर्स्ट कंडीशन कह रहा है, दो बिंदु आवेशों की निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन का बल कार्य करता है जब इन्हीं को एक परावैद्युतांक में रखते हैं। यानी कि यहाँ पर जब परावैद्युतांक में रखते हैं तो इस पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर परावैद्युतांक का मान कुछ नहीं दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पर परावैद्युतांक यानी कि के का मान हम कितना मान लेंगे, 1 मान के चलते हैं। जब हम परावैद्युतांक का मान 1 मानते हैं तो हमारा यहाँ पर जो बल है वो कितना कार्य करता है, 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। देखो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में, देखो 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, ठीक है। तो हम इस सूत्र में आपको इसका मान रख के देखते हैं। देखो EF की जगह पर हम लिख लेंगे 80 न्यूटन, ठीक है। 80 = 1/4πε0, क्योंकि के का मान 1, के में 1 की गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में R²। इसको बच्चों हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर हमें आगे क्या दिया, देखो इसमें जब परावैद्युतांक है, क्या दिया गया, परावैद्युतांक माध्यम लिख लीजिए, चलो परावैद्युतांक माध्यम। यहाँ पर के का मान हमसे पूछा गया है, कह रहा है फिर परावैद्युतांक का, जो परावैद्युतांक है माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा। लेकिन यहाँ पर बल की बात कर रहा है, माध्यम इतनी दूरी पर रखा जाता है तो 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। एक परावैद्युतांक, अब ये नहीं बता रहा कितने परावैद्युतांक माध्यम में रखा जा रहा है, उसका मान नहीं दे रहा, कह रहा 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। परावैद्युतांक जो माध्यम होगा उसका आपको मान बताना है। तो देखो यहाँ पर F = कितना हमसे कह रहा है, F = कह रहा है 8 न्यूटन, और यहाँ पर K = हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। F की जगह पर आप 8 लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में बच्चों R²। इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2। इतना यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। चाहे तो आप इसमें इधर कर लेंगे तो आप ना करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने इधर साइड में लिखा, आप इसको बीचों बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण आ गए, हम लिखेंगे। अब इसमें भी हमें लाइनिंग करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे, क्योंकि हमें लाइन समय खींच लेनी है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपको जो स्टार्टिंग के 15 मिनट पेपर पर प्रश्न पत्र पढ़ने को दिए जा रहे हैं, आप उसमें क्या करेंगे, लाइनिंग वगैरह अपनी कॉपी को अच्छे से भर लेंगे, लाइनिंग वगैरह खींच लेंगे, जो चीज़ रह जाती है उनको आप बाद में फिल कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको लाइनिंग कर लेनी है, इसकी दोनों तरफ करना है, आपको मैंने बता दिया है, ताकि आपका कॉफ़ी का जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा बढ़ जाता है और आपकी जो कॉफ़ी है बच्चों वो देखने में अच्छी लगने लगती है। तो इसीलिए हमें दोनों तरफ लाइनिंग करनी है। हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब समीकरण 1 क्या था हमने पढ़ा है, देखो अभी यहाँ पर दिखाया गया है कि समीकरण 1 जो है 80 = ये दिए गए 80, तो 80 = है आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में बच्चों है आपका R², ठीक है। भाग करना है समीकरण 2। देखो समीकरण 2 है 8 = 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में R² है। इतना है, और इतना आपको क्लियर भी होगा, क्योंकि ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है, और ये कहाँ से आया मैंने आपको बताया, समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसको मैंने सिर्फ क्या किया है, डायरेक्टली हम लोग भाग कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो 1/4πε0 से 1/4πε0 कटा, Q1 से Q2 से Q1 Q2 कटा, 8 से R कटा, पूरा कट गया। अब बचा यहाँ पर क्या, देखो बचा है 80/8, इधर बचा, इधर क्या बचा, इधर बचा है 1/k। देखो ऊपर 1 बचा है, ऊपर तो एक तरीके से कुछ भी नहीं बचा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो 1/k बचा है, ठीक है। इसको हम भाग कर देंगे 8 यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 10। इसको जब मैंने भाग कर दिया तो ये क्या बचा, देखो 10 =
1/1/k, ठीक है। यानी कि k = इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सही से करेंगे तो k = आपका आ जाएगा 10। यानी कि बच्चों आपका k का मान आ जाएगा 10 और a आपको याद रख लेना, k का मान कितना आ गया है 10। अब हमें देखना है हमारा किस ऑप्शन में k का मान 10 दिया गया, तो k का मान हमारा ऑप्शन V में सही है, ठीक है, ऑप्शन V हमारा सही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमारा ऑप्शन V इज अ राइट आंसर। यहाँ पर हम लिख देंगे हल में ऑप्शन V, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? आप हल लिखेंगे उसमें थोड़ी जगह छोड़ देंगे, पहले आप V लिख देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया इस तरीके से। अब हमें बच्चों आपका अगला खंड करना है। अब अगला खंड आप चाहें तो नेक्स्ट पेज से करें, आप इसी पे कर सकते हैं। तो हमारी राय रहेगी कि आप अगला जब खंड शुरू करें, हर एक खंड को एक नए पेज से शुरू करें ताकि आपको बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है। अब हम इस पूरे जो हमारा खंड रहेगा इसको नए पेज से स्टार्टिंग करेंगे। देखो इसमें इधर भी हम लोग क्या करेंगे, लाइनिंग करेंगे। लाइनों को अच्छे से हम लोग खींच लेंगे और जैसे ही लाइन हम लोग खींच लेंगे फिर पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप थोड़ी लॉन्ग स्केल लेके जाना ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब बच्चों यहाँ तक हमारा जो है बच्चों आपको पता है खंड जो का था वो हमारा फिनिश हो गया। अब हमारा खंड खा स्टार्टिंग हो गया। तो हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे खंड खा। क्या हेडिंग लगाएंगे बच्चों? यहाँ पर खंड खा हेडिंग लगाएंगे। खंड खा और नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देनी है, ठीक। खंड खा हो गया। अब यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या क्या है हमारी 2, हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या इक्वल टू कितनी है, 2 है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे से अंडरलाइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें प्रश्नोत्तर संख्या जो 1 है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, इसका हमें का खंड सॉल्व करना है। तो हम इधर लिख देंगे का खंड, ठीक है। अब का खंड में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर, देखो लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी जो फोकस दूरी होता है उसका अनुपात ज्ञात करो। देखो ये भी एक तरीके से डेरिवेशन ही है, इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। देखो इधर हम लिखेंगे हल। इस पूरे न्यूमेरिकल को एक तरीके से न्यूमेरिकल इसको भी हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले में कंडीशन दी गई वायु में, देखो क्या कह रहा है, लेंस जो है उसकी वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का जो अनुपात होता है, अंतर होता है, उसको आपको बताना। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लिखेंगे वायु में फोकस दूरी। इस आपने एक सूत्र पढ़ा था F = n-1, तो n-1 यहाँ पर हम वायु के लिए ले रहे हैं तो a कर देंगे, F कर देंगे =1। और आपने सूत्र पढ़ा था 1/r1 - 1/r2, इस तरीके से। ये आपने एक सूत्र पढ़ा था। एक इसके है बच्चों वायु के लिए है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। फिर बच्चों कह रहा है कि इसको जो है इसको द्रव में डुबोने पर, जब हम इसको द्रव में डुबोएंगे यानी कि द्रव को हम लिखते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या करेंगे, FL कर देंगे। FL = क्या हो जाएगा, Na रहेगा, वायु के सापेक्ष ले रहे हैं, NL हो जाएगा, माइनस में 1 रहेगा। फिर क्या रहेगा इधर, तो 1/r1 - 1/r2, समीकरण नंबर 2 रहेगा, समीकरण नंबर 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे जो कि ऊपर किए थे हमने, समीकरण 1 भाग करेंगे समीकरण 2 को, ठीक है। यानी कि FA = FL बराबर का निशान लगाएंगे। देखो FL का मान क्या है, Na - 1, ठीक है, 1/r1 - 1/r2, ये रह गया। नीचे क्या है, Na/NL - 1 1/r1 - 1/r2
इस तरीके से, और 1/R1 R2 से ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, देखो इसको, एफ ए इजकल टू एफ ए अपॉन में एफ एल इजकल टू एन ए माइनस 1 अपॉन में बचा एन ए बटे एन एल माइनस में 1। और यही बच्चों इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसका अनुपात हमें बताना था, जो कि अनुपात ये आ गया, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का खंड का जो है आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सॉल्व हो गया। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की मूल ऊर्जा स्तर जो होता है उसमें आयनन विभव होता है 13.6 वोल्ट होता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर जो गा है इसको हम इधर करते हैं। ठीक हो, 1-2 लाइन छुट्टी छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है टीचर इस क्वेश्चन की जगह में आपको इसमें फिर ना नंबर दे सके। ठीक है, तो हम इसमें भी पहले लाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लाइनिंग कर ली है। अब देखो, अब यहाँ पर खा खंड है तो हम इधर लिख देंगे खा, और एक कौन सा किसका खा था, क्वेश्चन नंबर 2 का खा है, तो हम लिख देंगे 2 का खा। ऐसे भी कर सकते हैं, या प्रश्न संख्या 2 का खा लिख देंगे, इधर जगह नहीं बची है। ठीक है, तो हम आप लिख लेना। ठीक है, अब कितना आंसर होता है, देखो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है, तो ये बच्चों होता है 13.6 वोल्ट होता है। याद रख लेना कितना होता है, 13.6 वोल्ट होता है। और आप लिख देंगे यहाँ पर, आप इस लाइन में लिखें, या फिर आप नीचे क्या करेंगे, सॉरी बच्चों, उत्तर डाल के आप इसको लिख देंगे और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, प्रश्न संख्या 2, कुछ आप ऐसे क्यू यू बना के ऐसे 2 का हम लिखेंगे गा खंड, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आप लाइनिंग जो है इसको दूर दूर करेंगे। ठीक है, याद रख लेंगे इस चीज को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत चालकता की परिभाषा बीमीय सूत्र लिखिए। देखो, विद्युत चालकता क्या होती है, जो विद्युत चालकता होती है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। क्या होता है, यहाँ पर आप हेडिंग लगाएंगे वैद्युत चालकता, यहां पर आप डाल देंगे उत्तर। वैद्युत चालकता क्या होती है, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाएंगे। वैद्युत चालकता होती क्या है कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, जो वैद्युत प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता इक्वल टू 1/R वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर हमें बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका बीमीय सूत्र। देखो, अगर हम इसका बीमीय सूत्र निकालें, अगर इसके मात्रक की बात करें तो आपको मात्रक इसका पता होना चाहिए ना। मात्रक होता है बच्चों ओम इनवर्स हो जाएगा। और इसकी बीमा देखो, याद रख लेना, इसकी बीमा रट लीजिए, क्योंकि इसकी बीमा जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। देखो, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 3 और a की पावर 2, और इसमें बड़ा ब्रैकेट लगता है। अगर बीमा के अंदर अगर आपने बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाया तो बीमा कोई काम की नहीं, कोई क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो भी कोई काम का नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों घाखंड देखिए, इसमें घाखंड कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। देखो, जो आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें प्रयुक्त एमीटर जो होता है, एमीटर धारा के क्या करता है, TRMS जो वर्ग होता है उसके जो मूल मान होता है उसको व्यक्त करता है। इसका जो मूल, इसके जो वर्ग माध्य का जो मूल मान होता है उसी को व्यक्त करता है। किसके, जो आपका TRMS होता है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर कह रहा है कि होल पर कितना आवेश होता है। आपको होल पर कितना आवेश होता है ये चीज़ यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दी गई है। जब इसका आप लास्ट पेपर देखेंगे, जो प्रश्न जो लास्ट पेज देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये दिया गया है, यही होल पर आवेश होता है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होल पर कितना आवेश होता है, 1 लिख लो। इस क्वेश्चन को करा देते हैं। देखो, ये वाला इसमें लिखने वाला टाइम था, मैंने आपको बोल दिया, आप लिख लेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न संख्या 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का खंड है अड़ा। देखो,
होल पर आवेश हम लिखेंगे उत्तर में, होल पर आवेश होता है, ठीक है। होल पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है, याद रख लेंगे क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। फिर कह रहा है इसी में पीएन संधि डायोड का परिपथीय संकेत। देखो पीएन संधि जो डायोड होता है उसका परिपथीय संकेत आपको कुछ इस तरीके से बनाना रहता है। इस तरीके से होता है, आपने बोर्ड के पेपर में देखा होगा, यानी कि पीएन संधि डायोड इस तरीके से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। देखिए रेडियो तरंगों और सूक्ष्म तरंगों जो कंपेयर करेंगे तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति जो है वो अधिक होती है, याद रख लेना, ठीक है। अब बच्चों जिस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे, पेपर में खंडसार डालेंगे, फिर ठीक है खंडसार डालेंगे और नाविक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। देखिए नाविक की जो द्रव्यमान क्षति होती है और इसकी जो बंधन क्षमता होती है, इसकी मैं परिभाषा आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। जो आपका नाविक होता है इसकी द्रव्यमान क्षति की अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी नाविक का वास्तविक द्रव्यमान, जो देखो कोई भी नाविक होता है उसका वास्तविक द्रव्यमान जो इसका एक्चुअल द्रव्यमान होता है ऐसे भी कह सकते हैं, तो उसका मूल द्रव्यमान ऐसा भी आप कह सकते हैं। किसी भी नाविक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है उसमें उपस्थित न्यूक्लियानो, अब न्यूक्लियानो जो होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनाते होते हैं, प्रोटॉनों और प्लस न्यूट्रॉनों से। न्यूक्लियानो के द्रव्यमान के योग से सदैव कुछ कम होता है, याद रखेंगे। और द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और नाविकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है, नाविक की बंधन ऊर्जा जो होती है, किसी भी नाविक के बंधन ऊर्जा का वह वायु ऊर्जा होती है जो नाविक के न्यूक्लियानो यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसे नाविकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों फिर हमारा आता है न्यूमेरिकल। इन सभी क्वेश्चंस को आपको मैंने सॉल्व कराया, सारे न्यूमेरिकल में सॉल्व करवा चुका हूं। अब आगे इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको न्यूमेरिकल के टॉप पर जो आपको चैनल पर वीडियो मिल रहे हैं, वन शॉट मिल रहे हैं, वहां पर सॉल्व करवाऊंगा। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो अभी मैंने सॉल्व नहीं करवाए हैं, पूरा पेपर आप देख लीजिए, इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं सॉल्व करवाऊँ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं इन सभी क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लूँगा, इसका आंसर लिख लूँगा, फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो। ऐसे में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, इसमें काफ़ी लंबे क्वेश्चन है तो उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है बच्चों। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो या फिर उसकी प्रैक्टिस ना कराई हो। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार कराया हुआ है। व्हीटस्टोन से तो मैंने आपको बताया हुआ है। एक तार का प्रतिरोध 16 है, इसमें पहले हमने खींचकर, अच्छा तार का नया प्रतिरोध मैंने आपको बताया है 2R वाला सिस्टम। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कराया है। बोहर का क्वांटम जो भी मैंने कराया है, ये नहीं कराया है। सूक्ष्मदर्शी मैंने बताया था, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी आपको दोनों पढ़ लेना। ये न्यूमेरिकल मैंने नहीं कराया, मैं करवा दूंगा इसको। फिर आपका शुरू होता है अगला क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल। मैंने बताया था कि चुंबक का परमाणविक मॉडल जो होता है उसमें लव चुंबकीय यानी चुंबकीय प्रति चुंबकीय के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पीएन संधि डायोड, एन संधि डायोड, पीएनपी संधि डायोड, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। अब बच्चों आप इसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए, एक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर भौतिक नियतांक दिए रहते हैं, इनको जरूर पढ़ लेगा। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको प्रयोग कहाँ पर करना रहेगा, यहाँ पर देखो दिया गया है। अब इसका प्रयोग आप कहाँ करेंगे, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इसको यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा पेपर हल करना है। कॉपी कैसे लिखना, अब देखो आप इस कॉपी का कलर देखो, एक कॉपी कितनी अच्छी लग रही है। देखो ये आपका फर्स्ट पेज रहेगा, देखो इधर खंड जो है का शुरू करेंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे विधिवत तरीके से। पहले आपने ऑब्जेक्टिव कर लिए, फिर आपने जो ऑब्जेक्टिव था उसको पूरा कर लिया, यहाँ तक हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर आपने खंड का की जगह पर खा शुरू किया, उसको भी आपने विधिवत तरीके से करा है। अब मैं कहता हूँ अगर आपने इस तरीका अपना लिया तो आपका एक नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा, इस चीज़ को याद रख लेना। बस आप पूरा पेपर जो आपको केमिस्ट्री का दिया जाता है, ये भौतिक विज्ञान का जो पेपर था, इस पूरे पेपर को समझ लेना, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना। अन्यथा मैं आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करवाऊंगा। ऐसे 50 पेपर में आप लोगों के लिए कई सारे, लगभग मेरा टारगेट रहेगा कि 50+ आपको पेपर का मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिया जाए, ताकि आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, रिवीजन करने की ना जरूरत पड़े, आपका यहीं पर मैं रिवीजन करवा दूं। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी प्रकार का, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिए करें, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर जो आप नए विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट करके हमें बता जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपके समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है।